बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर में एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध के तत्व की पुस्तक के वित्तीय विवरणों का विश्लेषण भाग 2 अनुपात विश्लेषण फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टू रेशो एनालिसिस। मैं बात कर रहा हूँ रेशो एनालिसिस। देखिए, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रेशो एनालिसिस। ये आपको निश्चित रूप से बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी चीज़ें परीक्षा में उपलब्ध कराएगा। इसलिए इस चैप्टर्स को आप, बड़ा लेंथी चैप्टर है, बड़ा दीर्घ चैप्टर है, इसको आसानी से समझाने का प्रयास करूंगा। आप ध्यान से अलर्ट होकर इस चैप्टर को समझिएगा। अभी हम बात करेंगे सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शंस की, उसके बाद बात करेंगे हम अगले क्लासेस के अंदर नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल पोर्शंस है जिसमें आप बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, उसकी बात अपन करेंगे। अभी बात करते हैं रेशियो एनालिसिस। व्हाट इज द मीन बाय द रेशियो एनालिसिस? रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, रेशियो एनालिसिस क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं आदि के बारे में आपसे बात करते हैं। किस प्रकार रेशियो एनालिसिस प्रकार क्या होते हैं, किस पर अभिव्यक्त किए जाते हैं, ये सारी बात आपसे हम करते हैं। अभी देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए आधुनिक समय में अनुपातों का सार्वभौम प्रयोग किया जाता है। ये कहना ये चाह रहा है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसके बाद ही हमने ये जो अनुपात है उसका विश्लेषण प्रारंभ कर दिया था। उनके अनुसार अनुपात किन्हीं दो संख्याओं के मध्य गणितीय संबंध स्थापित करता है। अनुपात किन्हीं दो संख्याओं के मध्य गणितीय संबंध स्थापित करता है। मैथमेटिकल्स पोर्शंस की बातें करता है, मैथमेटिकल टूल्स की बातें करता है। वो आगे बात करते हैं कैनेडी मैकमिलन के अनुसार। कैनेडी मैकमिलन के अनुसार, मैं एक मिनट इसको लाइन को थोड़ा छोटा करने का प्रयास करता हूँ। चलिए, मैंने कुछ चेंजेस किए हैं इसके अंदर पीपीटी के अंदर। कैनेडी मैकमिलन के अनुसार एक मत के लिए दूसरे संबंध को साधारण अंक के रूप में व्यक्त करना अनुपात कहलाता है। कैनेडी साहब बोलते हैं कि अगर एक मत है उसके दूसरी मत से हम गणितीय संबंध स्थापित कर लेते हैं या गणितीय रूप में प्रकट करते हैं तो वो अनुपात कहलाता है। जबकि रॉबर्ट एन एंथोनी के अनुसार अनुपात केवल एक संख्या की दूसरी संख्या के संबंध में अभिव्यक्ति है। एक संख्या आधार को अन्य संख्याओं से विभाजित कर प्राप्त किया जाता है। वो कहते हैं, एंथोनी साहब कहते हैं कि अनुपात केवल एक संख्या की दूसरी संख्या के मध्य में अभिव्यक्ति है और यह एक संख्या आधार को अन्य संख्याओं से विभाजित कर प्राप्त किया जाता है। विभाजित, डिवाइडेशन करके हम प्राप्त करते हैं। चलिए अगली बात करते हैं। जब हम बात करते हैं प्रतिशत आपने चैप्टर सुना होगा बहुत सारा, 10th क्लास के अंदर चैप्टर सुनते हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत भी एक प्रकार का अनुपात ही है। मैं बोल रहा हूँ प्रतिशत भी एक प्रकार का अनुपात ही होता है जिसमें आधार को 100 के बराबर कर लिया जाता है तथा भागफल को आधार के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। हम डिवाइडेड कर देते हैं 100 के हिसाब से और उसको भागफल को हम प्रतिशत रूप में व्यक्त करते हैं। जबकि अनुपात दो संख्याओं के मध्य एक गणितीय संबंध स्थापित करता है। वित्तीय विश्लेषण में इस प्रकार का संबंध लाभ हानि खाते के दो अवयवों के मध्य, देखिए क्या बोल रहा हूँ, हम कॉमर्स की बात करते हैं, कॉमर्स के अंदर फाइनेंशियल एनालिसिस होती है, रेशियो एनालिसिस होती है, तो उसके अंदर क्या लाभ हानि खाते होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लाभ हानि खाते के दो अवयवों के मध्य, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दो अवयवों के मध्य या आर्थिक चिट्ठे के दो अवयवों के मध्य, ये लफ्ज नहीं, ये अव्यय है, अवयवों के मध्य अथवा लाभ हानि का था तथा दूसरे आर्थिक चिट्ठे के अवयव के मध्य संबंध स्थापित करता है। ये जो चीज है, ये टाइपिंग मिस्टेक, चिट्ठे के अवयव के मध्य संबंध स्थापित करता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं हम, जैसे विभिन्न खर्चों का कुल लागत से अनुपात, विभिन्न खर्चों का कुल लागत से अनुपात।
जैसे विभिन्न खर्चों का कुल लागत से अनुपात, जितने भी खर्चे होते हैं उनका लागत में कितना अनुपात है। चालू संपत्तियों का चालू दायित्व से अनुपात, चालू संपत्तियों का करंट असेट्स का करंट लायबिलिटी से अनुपात, अथवा शुद्ध प्रॉफिट का व्यवसाय में विनियोजित पूंजी का अनुपात। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताया, कॉस्ट का विभिन्न एक्सपेंडिचर से अनुपात, करंट असेट का करंट लायबिलिटी से अनुपात तथा शुद्ध लाभ का व्यवसाय में नियोजित पूंजी से अनुपात एक एग्जाम्पल्स के रूप में बताया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनुपात व्यवसाय की वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डालते हैं। अनुपात व्यवसाय की वित्तीय स्थिति पर प्रकाश डालते हैं, इसलिए हम इन्हें वित्तीय अनुपात कहते हैं। वित्तीय स्थिति नेचुरल सी बात है, ये फाइनेंशियल फ्लोज के बारे में, फाइनेंस स्टेटमेंट्स के बारे में व्यक्त करते हैं, इसलिए हम इन्हें वित्तीय अनुपात कहते हैं। दूसरे शब्दों में, विभिन्न वित्तीय विवरणों में प्रदर्शित विभिन्न मतों के सापेक्षिक एक महत्व को स्पष्ट करते हैं, इसलिए इन्हें हम वित्तीय संरचना का मापक क्या क्या बोलते हैं। देखिए, वित्तीय संरचना का मापक या संरचना अनुपात भी कहते हैं। अनुपातों को लेखा विधि अनुपात के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि विभिन्न वित्तीय खातों के आधार पर ये तैयार किए जाते हैं। अनुपातों की अभिव्यक्ति कि चलिए हम बात करते हैं कि अनुपात कैसे हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अनुपात विश्लेषण का सबसे पहले प्रयोग अलेक्जेंडर वाला ने सन 1919 में बैंकों की वित्तीय स्थिति का आलोचनात्मक अध्ययन करने के लिए किया था। इसके पश्चात तो ये सारे व्यवसायों के अंदर अथवा गैर व्यवसायों के दोनों क्षेत्रों में इसका प्रयोग होने लगा। देखिए, आगे बात कर रहा हूं मैं कि वस्तुतः अनुपातों का उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होता है। महसूस किया आपने? देखिए, मैं वापस बोल रहा हूं, आई रिपीट अगेन, वस्तुतः अनुपातों का उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होता है, चाहे वह गृहिणी हो, वैज्ञानिक हो, कलाकार हो, प्रबंधक हो या अन्य कोई भी व्यक्ति हो, अनुपातों का उसके जीवन में उपयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल्स, अगर कोई गृहिणी है, गृह कार्य के दौरान खाना बना रही है, अगर खाना बनाने में विभिन्न खाद्य पदार्थों का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण करना होता है। अगर हम खाना बना रहे हैं, खाने में हमको पता है कि आटा वर्सेस साल्ट, नमक, आटा वर्सेस नमक का क्या अनुपात होगा, और ये अनुपात डगमगा जाएगा तो खाना कैसा होगा। तो गृहिणी भी एक अनुपात विश्लेषण का प्रयोग करती है। इसी प्रकार एक वैज्ञानिक को विभिन्न रसायनों का एक निश्चित अनुपातों में रसायनों को डालना होता है। व्यवसाय में प्रबंधकों को भी लाभ को बिक्री के अनुपात में, ऋण को क्षमता के अनुपात में, चालू संपत्तियों को चालू दायित्व के अनुपात में रखना होता है। अतः मनुष्य के प्रारंभ से ही अनुपातों का प्रयोग किया जाता रहा है। चलिए बात करते हैं अनुपातों की अभिव्यक्ति की, कि अनुपात किस रूप में व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सप्रेशंस ऑफ द रेशियोज, शुद्ध अनुपात के रूप में। देखिए, पहले आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, शुद्ध अनुपात के रूप में अनुपातों को व्यक्त करते हैं। इस विधि में ध्यान दीजिए, इस विधि में दो मदों के मध्य संबंध को सीधे ही अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह अनुपातिक संबंध एक मत की संख्या में दूसरे मत की संख्या का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। एक मत की संख्या में दूसरे मत की संख्या का भाग देकर ज्ञात किया जाता है। जैसे किसी संस्था की चालू संपत्ति आपके सामने 20,000 रुपए है, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, और अगर चालू दायित्व 5,000 रुपए है, तो चालू संपत्ति एवं चालू दायित्व का अनुपात क्या होगा, कैसे निकालेंगे? 20,000 अपॉन 5,000, यानी 20,000 में हम 5,000 का भाग दे देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अर्थात 4:1। तो इसे हम बोलते हैं शुद्ध अनुपातों के रूप में व्यक्त करना, अनुपातों की अभिव्यक्ति के अंदर। दूसरा, दर अथवा इतने गुने के रूप में व्यक्त करना, दर अथवा इतने गुने के रूप में व्यक्त करना। इस विधि में किसी तिथि अथवा समय अवधि में दो मदों के मध्य दर ज्ञात की जाती है। इसके लिए एक मत को दूसरी मत का भाग दिया जाता है तथा यह दर इतने गुने के रूप में व्यक्त की जाती है। देखिए, आपके सामने उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी की वार्षिक बिक्री सेल्स कितनी है, 40 लाख रुपए है तथा औसत बिक्री 5 लाख। देखिए, सेल्स है 40 लाख रुपए तथा औसत स्टॉक, औसत स्कंद है 5 लाख रुपए।
अब मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि उसने यूज किया वर्ड एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं? एवरेज स्टॉक निकालेंगे अपन ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ गया आपके सामने क्या? औसत स्कंद, एवरेज स्टॉक। तो मैंने बताया आपको कि 40 लाख रुपए आपके पास सेल्स है और उसकी औसत स्कंद है 5 लाख रुपए। तो हम कैसे निकालेंगे? दर अथवा गुणों के बराबर अनुपात। तो हम क्या करेंगे? 40 लाख में 5 लाख का भाग दे देंगे। तो कितना हो गया? 5 अट्टे 40, 8 गुनी है, यानी कि स्टॉक सेल्स स्टॉक की 8 गुनी है। तो गुने के रूप में हम इस प्रकार व्यक्त करते हैं। तीसरी बात करते हैं प्रतिशत के रूप में एज ए परसेंटेज। आपने बहुत पढ़ी है परसेंटेज क्या होती है, आप भी बता देते हैं, बता सकते हैं ना आसानी से? चलिए मैं बता देता हूं। इस विधि में दो मदों के बीच संबंध को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे किसी संस्था की 1 वर्ष की बिक्री 20,000 रुपए है तथा उसका सकल लाभ 5,000 रुपए है, तो सकल लाभ बिक्री का कितना प्रतिशत होगा? तो सकल लाभ बिक्री का कितना प्रतिशत होगा? तो प्रॉफिट कितना है यहाँ पर? 5,000 रुपए। मैंने कहा 5,000 ही बोला शायद पहले ना, 5,000 रुपए। 5,000 रुपए और सेल्स कितनी बताइए मैंने? 20,000 रुपए। तो 5,000 अपॉन 20,000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा? 25%। तो इस प्रकार हम बताते हैं अनुपात को प्रतिशत के रूप में। अगली बात करते हैं हम अंश के रूप में। तो इस विधि में अंश के रूप में देखिए, ध्यान दीजिए, इस विधि में दो मदों के बीच संबंध को अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे शुद्ध पूंजी का 1/5वां अंश, ये 1/5 हो रहा है, तो इसे हम अंश के रूप में बता रहे हैं। अगली बात करते हैं अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य एवं उपयोगिता। पहली बात कर रहे हैं प्रवृत्ति को स्पष्ट करना। इसके उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव एंड यूटिलिटी ऑफ द रेशियो एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि इंप्रेसिंग ट्रेंड्स, प्रवृत्ति को स्पष्ट करना। वित्तीय अनुपातों का प्रयोग भूतकालीन लेखा विवरणों से लागत, विक्रय, लाभ तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालने के लिए किया जाता है। अतः ये भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान करने में सहायक होते हैं, फोरकास्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। इनके आधार पर हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ट्रेंड्स बता देता है, ये प्रवृत्ति बता सकता है। दूसरा है शोविंग चेंजेस, यानी परिवर्तन स्पष्ट कर पा, परिवर्तन को स्पष्ट करना। अनुपात विभिन्न अवधियों की वित्तीय गतिविधियों में हुए परिवर्तन को दर्शाने में सहायक है। इस प्रकार अनुपातों का प्रयोग भी प्रभावी संप्रेषण में सहायक होता है। परिवर्तन की मात्रा एवं दिशा की विभिन्न प्रबंधों के निर्णय में सहायता मिलती है। सेटिंग स्टैंडर्ड मानक निर्धारण करना। अनुपातों के मध्य से संस्था की सामान्य कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए संस्था की उचित गतिविधियों के मानक निर्धारित किए जा सकते हैं। वास्तविक गतिविधियों को मानक के अनुरूप बनाए रखने की चेष्टा करने से संस्था की गतिविधियों में उत्तम समन्वय एवं संतुलन बनाए रखा जा सकता है। इस प्रकार अनुपात विश्लेषण बजट नियंत्रण व्यवस्था तथा मानक लागत प्रणाली के अभिन्न अंग होते हैं। इफेक्टिव कंट्रोल्स नेक्स्ट पॉइंट है, प्रभावी नियंत्रण। अनुपात विश्लेषण का प्रयोग संस्था के कार्य परिणामों तथा लागतों पर उचित नियंत्रण के लिए किया जाता है। यदि कार्य नियंत्रण अनुपातों की सहन सीमा में होता है तो सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, परंतु वास्तविक निष्पादन यानी एक्चुअल जो आपने किया है वो इन सीमाओं को लाद जाता है, यानी क्रॉस कर जाता है। एक्चुअल और स्टैंडर्ड, अगर स्टैंडर्ड जो आपने फिक्स किया है और उससे एक्चुअल बाहर चला जाता है लॉसेस, तो हमें सुधारात्मक कार्रवाई करनी पड़ती है। अतः अनुपात विश्लेषण के माध्यम से हम प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। कार्यकुशलता का मापन। अनुपात विश्लेषण का प्रयोग कार्यकुशलता के मापदंड के रूप में किया जा सकता है। इनकी सहायता से विभिन्न कालों में हुए परिवर्तनों या विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं में किसी लेखा अवधि में हुए परिवर्तनों को मापा जा सकता है। इस प्रकार उनकी तुलनात्मक कार्यकुशलता का अनुमान लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज ऑफ लिक्विडिटी, तरलता का ज्ञान। अनुपात अनेक प्रकार के होते हैं, उनमें तरलता का अनुपात बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, जिनकी सहायता से फर्म अथवा फर्मों की तरलता की स्थिति की जानकारी की जा सकती है। ये तरलता की जानकारी बैंकों तथा अल्पकालीन ऋणदाताओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। लिक्विडिटी कैश के मामले में आपको महत्वपूर्ण जानकारी रेशियो एनालिसिस देते हैं, रेशियोज देते हैं।
अगली बात है दीर्घकालीन शोधन क्षमता का ज्ञान। अनुपातों की सहायता से दीर्घकालीन शोधन क्षमता का ज्ञान हो सकता है। यह जानकारी दीर्घकालीन लेन देनों, प्रतिभूति विश्लेषकों तथा विनियोजक के लिए बड़ी उपयोगी होती है। अच्छी शोधन क्षमता वाली संस्थाएं सरलता से तथा निश्चित ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण प्राप्त कर सकती है। अगला पॉइंट है अंत फर्म तुलना, इंटर फर्म कंपेयर ऑन। एक उद्योग में अनेक फर्म लगी होती है, वे सभी समान कार्यकुशलता वाली नहीं होती है। उनकी कार्यकुशलता का तुलनात्मक अध्ययन अंत फर्म अध्ययन द्वारा संभव होता है। कोई फर्म उद्योग के औसतों से नीचे जाती है तो उसके कारणों का अध्ययन करके उसे ठीक करने के उपाय किए जा सकते हैं। अतः अंत फर्म तुलना विनियोक्ताओं को सुदृढ़ फर्म चुनने में सहायता देता है। मीन्स अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं किसी फर्म की अन्य फर्म से तुलना, तो हमें रेशियो बता सकते हैं कि कौन सी फर्म उसकी तुलना में अच्छी है, कौन सी फर्म की स्थिति किस तरह की है। ये सारी डिटेल्स आपको रेशियो एनालिसिस चैप्टर्स देता है, रेशियो एनालिसिस देता है। जब हम इनको प्रैक्टिकल रूप से करेंगे तो हम पाएंगे कि रेशियो एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेसमैन, बैंक्स एंड एवरीवन। Now, thank you very much. I am Dr. Vijay Kumar, शाहपुरा गर्ल्स कॉलेज जयपुर। नेक्स्ट चैप्टर में हम ट्राई करेंगे कि आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस या आपको एग्जांपल्स के थ्रू और सूत्रों के थ्रू सॉल्यूशंस आपको उपलब्ध कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।